बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में बस अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। राजनीतिक हलचलें तेज हो रही हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने रिश्ते टूट भी सकते हैं। जनता की उम्मीदें, युवाओं की भागीदारी, विकास का वादा, हर दल अपनी अपनी बिसात बिछाए बैठा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट। धन्यवाद सखी। सर, बिहार की राजनीति हमेशा से ही बहुत चर्चा का विषय बनी रहती है, तो इस बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि बहुत नज़दीक है। ऐसे में आप बिहार की चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव होता है और बिहार है तो बाहर है। बिहार अपने आप में कहा जाए कि देश के सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव ये सभी राज्यों में होता है, लेकिन बिहार का चुनाव एक अलग पहचान बनता है। हालांकि बिहार में पहले जब कभी 90 के दशक के पहले भी और 90 के दशक में बिहार को पूरी तरह से इतनी दहशत बना करके रखा था, और लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि भाई बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे। उस समय के जो शासन में रहे मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार का चुनाव के अंदर उस समय गोली बारूद और इस प्रकार की टकराहट होती थी, लेकिन बिहार शुरू से बिहार शांति का बिहार रहा है। बिहार ने पूरे विश्व में शांति का, वहाँ गौतम बुद्ध, महावीर, ऐसे सभी शांति के अग्रदूत वहाँ पैदा हुए, वहाँ उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। देखो, बिहार में चुनाव होना है, इसमें दो मत नहीं, और बिहार के चुनाव बड़े ही जानदार होंगे, और बिहार के चुनाव में देश को सचमुच में एक नई पहचान बिहार देती रही है, आगे भी देगी। और मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा साफ है, विकास का मुद्दा। बिहार में हमारी पार्टी ने, एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। विश्व में यूँ तो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ 12 करोड़ की हमारी सदस्यता रही है, बिहार में भी हमारे लाखों करोड़ के लगभग वहाँ भी सदस्य हमारे बन चुके हैं, 80 लाख से भी ज़्यादा। और मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो आज लोग कहते हैं कि बिहारी है, यानी कि बिहारी को बुद्धू मानते हैं, ये दुर्भाग्य है। बिहार में टैलेंट्स भी है। बिहार के लोग आज बाहर भी, देश के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में, चाहे वो पत्रकार के जगत में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो, अत्याधुनिक चीज़ों में भी बिहार सबसे आगे बढ़ चढ़ करके बिहार के युवा आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा एकमात्र मुद्दा है कि बिहार में जो जंगल राज 1990 के दशक में उस समय के तत्कालीन सरकार के मुखिया, जो 74 आंदोलन हमारे साथ, हम लोग जेपी आंदोलन के सेनानी कहलाते हैं। देश को दूसरी आज़ादी मिली थी। हम सभी जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का 1974 में छात्रों के द्वारा हम लोगों ने आंदोलन शुभारंभ किया, और जेपी ने उसका नेतृत्व किया बाद में। तो जेपी आंदोलन में कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर के, जो कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन मुखर हुआ था, बाद में आपातकाल भी लगी, तो उस आंदोलन को के गर्भ से पैदा हुआ कुछ लोग कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए और भ्रष्टाचार का सहारा बन गया। भ्रष्टाचार ही उनके लिए अपराध, और भ्रष्टाचार ये पर्यायवाची हो गया। मतलब अपराधियों का राजनीतिकरण नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञों का अपराधीकरण, ये तो पहले होता था, फिर अपराधियों का राजनीतिकरण उस जमाने में होने लगा। तो मुझे लगता है कि बिहार का मुद्दा साफ है, विकास, अपराध से बिहार को मुक्त करना, अपराध मुक्त बिहार, शांति का बिहार, शुचिता का बिहार। और मुझे लगता है कि ये मुद्दा हमारा स्पष्ट है।
इसलिए और भारतीय जनता पार्टी ने आगे भी हमारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, उनको साथ लेकर के, और हमने बराबर कहा जाए कि अपने घटक दलों का जो एनडीए के हमारे भाई है उनका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। अटल जी के वक्त से ही जो एनडीए का गठन हुआ, और नीतीश जी पुराने हम लोगों के संगठन में, एनडीए के साथ अटल जी की सरकार में कई मंत्री रहे, एनडीए के घटक दल कई बार वो मुख्यमंत्री रहे। अब तो मुख्यमंत्री उनके लिए मुझे लगता है कि आज 20 सालों से भी ज़्यादा से मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री उनके लिए अब उनका जो ओहदा है, उनका जो औरा है, वो मुख्यमंत्री से कहीं ऊपर है। सर, नीतीश कुमार जी की बात आई है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि नीतीश कुमार जी को लेकर ऐसा है कि वो कभी भी पलट सकते हैं या किसी भी दल में जाते हैं, अभी तक तो वैसा ही देखा गया है। तो भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार सीएम चेहरा क्या नीतीश कुमार को, जैसे आपका अनुभव है, पार्टी के आप पुराने नेता रहे हैं, अनुभवी नेता हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है, इस बार भी सीएम चेहरा जो है नीतीश कुमार रहेंगे या राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कोई एक नया चेहरा उभर कर सामने आएगा? देखिए, बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी कभी बिट्टे पार्टी नहीं है। हम जो कहते हैं उसको अवश्य निभाते हैं, और हमने एनडीए के साथ गठबंधन अगर किया है तो गठबंधन धर्म का पालन हम करते रहे, और जो जिन मुद्दों को हम गठबंधन के बीच बात करते हैं उसको मजबूती के साथ हम लोग रखते हैं। तो जो आपने कहा कि चेहरा क्या होगा, तो चेहरा तो एनडीए का जो सबसे बड़ा चेहरा देश का है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने देश का विकास किया। जो देश के विकास और बिहार के बारे में अगर कहा जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी दूसरा बिहारी के रूप में उन्होंने बिहार को 2015 में भी, 2020 में भी, 2025 में भी बिहार के अंदर विकास को लेकर के जितना उन्होंने हर प्रकार के पैकेज दिए हैं, हजारों करोड़ के पैकेज, और बिहार में विशेष करके जो बिहार की सांस्कृतिक, बिहार के छठ पर्व को उन्होंने देश और दुनिया में इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि बिहार के प्रति वो संवेदनशील हैं। बार बार अभी भी आप देखिए 2 बार बिहार में, पहला भ्रमण उनका भागलपुर में हुआ, दूसरा अभी मधुबनी मिथिलांचल में हो रहा है 24 तारीख को। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के चेहरा है। विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का पूरा विश्व हमारा परिवार है कहा जाए, इसको प्रतिस्थापित करने वाले वो ऐसे प्रधानमंत्री है। तो निश्चित रूप में नीतीश जी और नरेंद्र भाई मोदी, ये हमारे दोनों चेहरे, एनडीए के चेहरे बिहार के चुनाव में, उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए एनडीए का साफ है। हमारे अन्य जो हमारे घटक दल हैं, बीजेपी के जो नेतृत्व वर्ग है, हम टीम भाव के साथ मिल करके आगे काम को बढ़ाएंगे। और मुझे लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, हमारे नीतीश कुमार जी के, उनके दोनों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम एनडीए को फतह करेंगे, एनडीए जीतेगी। और मुझे लगता है कि 225 का जो टारगेट हमने बनाया है असेंबली में, 225 सीटें हमें हासिल करना है, उसको लेकर के निश्चित रूप से हमारे गांव-गांव में, बूथों तक, मतदान केंद्रों पर, और हम लोग उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है। और हम मतदान केंद्रों तक, यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख तक, हमने एक एक पन्ना में जितने मतदाता है उनसे भी हमारा लगातार संपर्क चलते रहा है, आगे भी चलेगा। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान, जो कि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान युवाओं में बहुत चर्चित हैं, तो आप चिराग पासवान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का क्या अहम रोल है? क्या वे भी सीएम पद के हो सकते हैं? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान के प्रति हमारी बहुत अच्छी धारणा है। चिराग पासवान एक नौजवान हैं, युवा हैं, समझदार हैं, और हम सब लोगों के अग्रज श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, जो हम लोगों के भाई रहे, उनके पुत्र भी हैं। तो बिहार में उनके समय से ही वो बिहार में काफ़ी
अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। एक युवा चेहरा होने के नाते युवाओं में निश्चित रूप से उनकी मतलब पहचान है, इसमें दो मत नहीं है। ये ठीक है कि अभी एनडीए घटक दल में वो पार्टी जितना मजबूती के साथ और आगे आ सकता है, अभी समय लगेगा। मुझे लगता है कि एनडीए को इसमें कहीं कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार वहाँ बनाएंगे और एक मजबूती की सरकार बनाएंगे। भाजपा नेतृत्व की सरकार जो एनडीए की बनेगी वो एक मजबूती की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी माता जी पार्वती देवी की जयंती मनाने का निर्णय 17 मार्च को वापस ले लिया गया। इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, जहाँ तक पार्वती देवी जी एक महिला है, मातृशक्ति स्वरूपा रही हैं। मैं जब विधायक हुआ करता था बिहार में तो उस समय वो उपचुनाव में जीती थी और कुछ साल तक वो विधायक रही थी। वो हमारे श्री शकुनी चौधरी जी जो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी बिहार में रहे हैं, बड़े कहा जाए कि दमदार व्यक्ति के रूप में वो उनकी पहचान रही है। और उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती भी, कुछ साल तक वो रही और फिर बाद में उनका निधन हो गया। हम सब लोग दुखी हैं। निश्चित रूप से वो भद्र महिला थी, उनके प्रति हमारा बहुत ही आदर भाव है। और यह भी है कि जो आपने बताया कि इस प्रकार का कैबिनेट ने निर्णय ले लिया, हाँ, निर्णय वापस लिया। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये निर्णय कैसे हो गया। ये गलत निर्णय हुआ था। ये ठीक है, कैबिनेट को राजकीय सम्मान देने का अधिकार है। हमारे यहाँ पत्थर फोड़ने वाले दशरथ मांझी कोई एमएलए नहीं रहा। दशरथ मांझी को हमारी सरकार ने, बिहार की सरकार ने, और उनको कहा जाए पद्म पुरस्कार भी मिला बाद में, और दशरथ मांझी के नाम से उनकी जयंती सरकारी जयंती के रूप में भी मनाई जाती रही। तो ऐसे बहुत सारे लोग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से ये चीज़ें अचानक पटल पर आना, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे हैं। पार्वती देवी का एक विदुषी महिला रही है, राजनीति में सक्षम थी, लेकिन इस प्रकार से अनेक महिलाएं, अनेक पूर्व विधायक रहे हैं जिसकी भी जयंती मनाई जानी चाहिए सरकारी स्तर पर, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ कानून में। और यह अचानक कानून में प्रावधान बन जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि हम लोग शुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, हम कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं लाते, वंशवाद को आगे नहीं लाते, लेकिन ये मुद्दा हमें परिवारवाद और वंशवाद की ओर ये इंगित करता है कि हमारे हर लोगों को है कि हर के बेटे अच्छे बने, हर के बेटे अपने माँ बाप के लिए अच्छा काम करें, माँ बाप को याद करें, इसमें दो मत नहीं। लेकिन सरकारी जयंती के रूप में नोटिफिकेशन होना ये उचित नहीं था। इसको बाद में सरकार को मालूम हुआ होगा, जिस प्रकार से भी हो, और उसने उसको वापस लिया। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो विचारधारा से जुड़ के आते हैं उनको अच्छा नहीं लगा। सर, महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव बेरोजगारी और शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी को शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं और बेरोजगारी से भी कोई मतलब नहीं। ये लोग तो अपने बेरोजगार होकर राजनीति में आ गए और मुझे लगता है कि ये बार बार बेरोजगार की बात करते हैं। इन्होंने तो नौकरी के नाम पर ये बचपन में ही
और बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर, रेलवे में नौकरी के नाम पर इनके पिताजी ने और ज़मीन का ट्रांसफ़र कर दिया, ज़मीन का इनके नाम पर लिखवा लिया। और ऐसे ईडी घोटाला जो है, तो ये लोग तो घोटालेबाज के लोग हैं। ये बिहार के बेरोजगारों को रोजगार क्या देंगे, नौकरी के बदले उनकी ज़मीन हड़पते हैं। इनको क्या मतलब है? इसलिए बिहार में ये जिनका नाम आपने लिया, ये कोई चेहरा नहीं है। ये पूरी तरह से इनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। कहीं भी इनको भ्रष्टाचार और अपराध, इसके अलावा दूसरा इनके पास कोई शिक्षा की बात, न ये उतना पढ़े लिखे हैं, न पढ़ने में इनकी रुचि रही थी। तो बराबर मुझे लगता है कि ऐसे लोग बिहार में जो हमने, और उनके राजपाट में क्या शिक्षा का आपको मालूम है कि आज बिहार के अंदर जो भी स्थिति शिक्षा का बदहाली हुआ, उनके पिताजी के समय से, लालू प्रसाद जी के समय से, और उसके बाद जो उस समय तो बजाते जंगल राज, और दूसरी तरफ शिक्षा को हम कह सकते हैं कि उसको खलियानों में, और उन्होंने उसको ला करके और ऐसा वहाँ ला करके रख दिया कि आज विद्यालय, विश्वविद्यालय काफ़ी कहा जाए कि वहाँ पर कोई स्थिति उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसको हमारी सरकार जब 2005 में आई, मैं भी एनडीए सरकार में मंत्री था उस समय, 2005 में, और आने के बाद ही अपराधी विभाग खड़े हो गए। और विकास की रेखा जो हम लोगों ने लंबी रेखा खींची, थी, मुझे लगता है 2005 से लेकर के अगले 10 साल का और जो पीरियड रहा था, 5 से 10 तो बहुत ही बेहतर रहा। और उसमें शिक्षा के माहौल को हम लोगों ने बनाया, विश्वविद्यालय और कॉलेज और विद्यालय के छात्रों का विकास कैसे हो, इसको आगे बढ़ाया, और अभी तक वो आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि छात्रों का विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास। हमारी बिटिया जो साइकिल पर चढ़ करके और 10 किलोमीटर तक साइकिल से स्कूल जाती है, कॉलेज, उनके लिए साइकिल भेंट किया, हर तरह का ड्रेस किया। तो हमारी बिटिया भी आज वहाँ काफ़ी इस मामले में आगे बढ़ चढ़ करके स्कूल और कॉलेज में अपनी पढ़ाई करती हैं। और जहाँ तक बेरोजगारों का सवाल, मैंने कहा कि वहाँ तो हमने लाखों रोजगार दिया, और अभी भी हाल में ही शिक्षकों की बड़ी पैमाने पर नियुक्तियाँ हुई। तो निश्चित रूप से उसमें नीतीश सरकार अग्रणी भूमिका अदा करती रही है। और ये मुद्दा उनका नहीं, ये मुद्दा बिहार सरकार स्वयं बेरोजगारों को रोजगार देना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा विकास, अच्छा स्वास्थ्य, तो ये तो हम करते रहे। इसलिए उनको उसकी चिंता नहीं, उनको तो है कैसे बिहार में अपराध बढ़े, लाठी तंत्र से कैसे बिहार को ठीक करें। तो उनके पास विकास तंत्र नहीं, लाठी तंत्र है, हमारे पास विकास है। बिहार में बार बार सत्ता गठबंधन जो है बदलते रहता है। नहीं, सत्ता गठबंधन बदलते रहता है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जो वो 1-2 बार इधर से उधर हो गए थे, लेकिन वो पुराने हमारे गठबंधन के साथी हैं। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि अब इधर से उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार जी हमारे पुराने गठबंधन के साथी हैं, अच्छे समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं, और उनकी अच्छी पहचान और एक ईमानदारी की छवि उनकी रही है, ईमानदार छवि के नेतृत्व करने वाले रहे। वंशवाद का उन पर कोई आरोप आज तक अभी तक नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए, और बराबर वो बिहार के लिए चिंतित रहे हैं, आगे भी उनका प्रयास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस बात को आप कह रही हैं कि वहाँ सत्ता बदलती है, तो सत्ता तो बराबर एनडीए की सरकार ही पिछले कई वर्षों से हम बना रहे हैं। बीच का 1-2 साल का दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना घट गई, वो एक्सीडेंटल हो गया। इसलिए अब वो चीज़ भविष्य में स्वयं उन्होंने कहा, और ये इस प्रकार का होने वाला भी नहीं है। इससे बहुत बड़ा बिहार का नुकसान हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार जो आगे बढ़ रहा था उसमें ब्रेक लग गया था। अब वो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, और विकास, आगे की पंक्ति में विकास दिखाई पड़ रहा है। सर, हाल ही का मुद्दा है कि बंगाल में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ममता सरकार को क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, सरेआम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। आज सचमुच में जहाँ कुछ दिन पहले बांग्लादेश की हालात आपने देखा कि बांग्लादेश में आज भी वहाँ मारकाट जारी है।
जी। आज भी हिंदुओं और हिंदू माँ बहनों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से उनके लूटे जा रहे हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं सर। और आज मुर्शिदाबाद में यह जो वक्फ बोर्ड की घोषणा हुई है, उसके बाद से ममता जी ने पता नहीं अपना सारा ममत्व तो समाप्त कर दिया। नाम ममता और काम निष्ठुरता का है। हमने ये जो वक्फ बोर्ड है, इससे मुसलमान भाइयों को ही बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और ये वक्फ बोर्ड काफ़ी दोनों हाउस के अंदर अच्छा डिस्कशन, उसके पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी बन करके उस पर विचार हो करके सभी दल के लोग और एक मत हो करके उस पर आए। मुझे लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो जो इसके पूर्व में कांग्रेस के वक्त में उन्होंने इसको पूरी तरह से एक कहा जाए कि तुष्टीकरण की नीति का उन्होंने इसमें डालने का काम किया। हमारी सरकार ने इसको मुसलमान भाइयों के लिए पुष्टि किया। हम तुष्टीकरण के पक्ष में नहीं हैं, हम पुष्टिकरण के पक्ष में। और हमने इसको पुष्ट किया कि नहीं, किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड में जो मुसलमान भाइयों का ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प करके और उसको ले लिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसमें कानून से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब कुछ हो और उसके लिए संविधान में संशोधन हुए हैं 2025 का। और इस पर ममता जी को जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर अमल करना चाहिए। और उन्होंने सरेआम दंगा के लिए प्रोत्साहित किया। सरेआम हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं मुर्शिदाबाद में। आज क्या घटना, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कल कि भाई मुर्शिदाबाद में जो घटना घट रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ये लोग बड़े दुखी हैं कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार पूरी तरह से उसको हवा दे रही है। और हवा नहीं बल्कि उसमें पूरी साजिश और षड्यंत्र उनका है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंदू वहाँ मारे काटे जा रहे हैं, इसमें भारत सरकार को अब विचार करना होगा कि ऐसी महिला, ऐसे मुख्यमंत्री जो इस प्रकार के घृणित वातावरण पैदा कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सरेआम हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको उस ओहदे पर उनका बर्खास्तगी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन भी लागू अगर करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। इससे जनता में एक नया संदेश जाएगा। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश का और हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू सनातन है, हम सनातन के पक्षधर हैं और सनातन सबको लेके चलता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हम मुसलमानों के कभी भी, मुसलमान भाइयों को हम अपना भाई मानते हैं, लोग उनको मतदाता मानते हैं, हम उनको भाई मानते हैं, मतदाता नहीं। मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई तभी होंगे जब मतदाता से निगाह से दूर रहेंगे। लेकिन आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से अन्य जो इंडी गठबंधन ने उनको मतदाता की संख्या दे दिया है कि वो मतदाता हैं और हम कहते हैं वो भाग्य विधाता है, तो दोनों में अंतर है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आज सनातन का जो अपमान हो रहा है, आज सनातन के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है देश भर में और दुनिया के कई देशों में, तो उससे पूरा हिंदू समाज आज दुखी है। और पूरा हम कह सकते हैं कि भारत की नींव और विश्व का नींव अगर है तो सनातन के आधार पर। यही हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आरोग्य रहें, सभी भद्र हों, सभी एक पीड़ित एक दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके पीड़ित मानवता की सेवा करें। मानव सेवा, माधव सेवा, ये हमारे लिए होनी चाहिए। नर को नारायण के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो बात आपने कही है निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। सर, एक सवाल है कि आपने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ठीक है, मान लिया जाता है, या फिर आपकी पार्टी जो है या आप पर्सनली भाईचारे की बात करें, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि घुसपैठिए जो है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी और यहाँ के जो स्थानिक मुसलमान भी है, उनकी ओर से कई तरह के जिहाद किए जाते हैं। फिर कई तरह की प्रताड़ना, हिंदू कम्युनिटी है जहाँ पर 6-7 मुसलमान लोग हैं, वहाँ पर हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन न्यूज़ आ रहे हैं। सही कहा,
जो भारतीय मुस्लिम हैं, जिनकी पैदाइश भारत में हुआ है बरसों से, सैकड़ों वर्षों से, और जो भारतीय मूल के हैं, ये ठीक है कि यहाँ तो सभी सनातनी थे, उन आए, शक आए, और उनके धर्म को भी धर्मांतरण भी किया गया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। बहुत वो बड़ी कठोर कहानी है। और महाराष्ट्र तो हम जानते हैं, महाराष्ट्र की धरती, शिवाजी जैसे लोग अगर नहीं होते तो पूरा महाराष्ट्र आज और पूरा देश की हालात ही दूसरी हो जाती। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हर वक्त औरंगजेब जैसे लोग पैदा होते हैं, और मुझे लगता है कि आज श्री राम का मंदिर है अयोध्या के अंदर, तो आप देखिए सब लोग खुशहाली मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ जाके और संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके पूजन किया। तो मुझे लगता है कि आज राम मंदिर हमारी अस्मिता का पहचान है। 500 वर्षों से जो कारा में थे, तो निश्चित रूप से आज हमें अपनी अस्मिता को भी पहचानना होगा। और हम जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का यह जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों ने विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म को जो कुछ भी उनको सम्मान दिया है, तो ये धर्म की आड़ में कुछ लोग उसका गलत दुरुपयोग करते रहे, ये नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण का विषय आज कुछ कम्युनिटी के लोग करते हैं, इस पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं इसका पक्षधर हूँ कि जो जातियों का जो जनगणना जिस प्रकार से आपने कहा जी, और जिस प्रकार से आज बर्थ कंट्रोल की बात होती है जी, तो निश्चित रूप से हर समाज के लोगों को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक ही समाज में नहीं। हमें 2 बच्चे अगर हमें रखना है तो वो सब समाज को इसको अपनाना पड़ेगा। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो तो कानून भी बनेगी और कानून बनाना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप लंबे समय से बिहार की राजनीति से जुड़े हैं। 2025 के चुनाव को लेकर आपकी ज़मीनी रिपोर्ट क्या है, आपके पर्सनल व्यू क्या है? जनता किसके साथ खड़ी है, इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? पूरी तरह से जनता एनडीए के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है। आप चले जाइए खेतों में, खलियानों में, गांव में, शहरों में, चौक पर, चौराहे पर, सब जगह लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं कि भाई विकास हुआ है तो मोदी के कारण, और एनडीए का विकास, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास को उस लाइन पर आगे ले जाने का काम किया। इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि बिहार की चुनाव जब कभी भी होती है तो एनडीए भारी प्रचंड बहुमत से, हम 225 का टारगेट बना के चले हैं, हम निश्चित रूप से एनडीए काफ़ी असरदार रहेंगे। हम सिद्धांत और विचारधारा की पार्टी है। ये ठीक है कि कुछ हमारे विचारधाराओं को अगर ठीक से हम आगे बढ़ाएंगे, टिकट बंटवारे में हम अगर अच्छे ढंग से न्याय करेंगे तो हमारा ये प्रदर्शन और भी अच्छा होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और जो लोग आयातित माल हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ता और सब प्रकार के जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, उनको हमें पूरी तरह से बल देना होगा, उन्हें हिम्मत बनाना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। और विचारधाराओं को लेकर के हमें किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। हम विचारधारा की पार्टी हैं, कैडर बेस्ड भी हैं और मास बेस्ड भी है। तो हम मास के अंदर चले हैं, लेकिन अपने विचारधाराओं को हम कभी भी कहा जाए कि उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। कभी कभी इस प्रकार की चीज़ जो होती है उससे पार्टी का बहुत ही कहा जाए कि लोगों के अंदर वो एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है। और इसलिए विचारधारा की पार्टी होने के नाते हम आयातित माल को ढोना नहीं चाहते हैं। हमारा सीधा है कि भाई जो भी है ठीक है, साइड में सब लोग रहें, पार्टी में बहुत लोग आते हैं जाते हैं, आए, मेहनत करें, काम करें, लेकिन उनको चाबी दे दिया जाए ये नहीं चलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान पोस्ट को अपना समय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हिंदुस्तान पोस्ट की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे जी, जिन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, भाजपा की रणनीति, बिहार के चुनाव पर खुलकर बात की।
बिहार की जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट, मैं हूं साखी गिरी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए चेहरे और एक नए सवाल के साथ।